गुड इवनिंग, जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो के थ्रू ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो रिसेंट टसल है बिटवीन एग्जीक्यूटिव्स एंड जुडिशरी, उसका क्या समाधान होने वाला है। या फिर आपने देखा होगा कि अपने जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनके द्वारा थोड़ा हार्ड रिमार्क देना ऑन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो क्या कुछ इसके मायने हैं, क्या कुछ प्रोविजंस यहाँ रेफर होने वाले हैं, तो उन सबको हम लोग वन बाय वन समझेंगे। देखिए, जो अभी लाइमलाइट में है अपने पास प्रोविजंस, थोड़ा अपने पॉलिटी एंड गवर्नेंस के भी हिसाब से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे क्या कि इन सारे डिस्कशन के बीच एक चीज़ क्लियर करता हूँ। देखिए, डिस्कशन है, बॉडी है गवर्नमेंट की, तो वो सब चलते रहेंगे, बट जो कॉन्स्टिट्यूशन के नॉर्म्स हैं और उनका जो एस्पेक्ट है बीइंग सिविल सर्विस स्टूडेंट, हमें वो चीज़ देखना पड़ेगा और कैसे इन सब को अपने आंसर्स में रखना है, कैसे अपनी सोच डेवलप करनी है, कैसे एनालिटिकल होना है, तो ये भी सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं हम लोग इस बात पे कि हमें देखना पड़ेगा कि आर्टिकल 142 क्या है, क्योंकि आर्टिकल 142 का ही रेफरेंस लिया गया था, है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं आर्टिकल 142 के बाद चीज़ों को, और भी जैसे कि मान लीजिए बीच में आया था आर्टिकल 145 क्लाउज 3 का भी जिक्र होता है, बीच में आया था आर्टिकल 111 ले सकते हैं यहाँ पे, जो कि डायरेक्ट रेफरेंस नहीं किया गया था। चीज़ों को वन बाय वन करके बतलाऊंगा। आर्टिकल 121 का भी जिक्र आता है, आर्टिकल 122 का भी जिक्र आता है। वहीं पे हम लोग प्रिविलेजेस प्रोवाइडेड टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आर्टिकल 105 एंड 194 का भी हम लोग जिक्र ले लेते हैं। और वहीं पे हम लोग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी जिक्र ले लेते हैं, है ना। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो कि एक पार्लियामेंट्री लॉ भी है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, लेकिन उससे पहले हम लोग आर्टिकल 129 का भी जिक्र ले लेते हैं, ठीक है। तो इतने सारी चीज़ों का, यानी कि जो करंट ऑन गोइंग है उसके रेफरेंस में हम लोग इन सबको देखने की कोशिश करते हैं। तो देखा होगा आपने रिसेंट मुद्दा किया कि जो अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, है ना, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो 2 जज बेंच कंस्टिट्यूट की गई थी और जो तमिलनाडु गवर्नर के एक्शंस थे उन सबको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया, और उसी एवज में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट आए, जो गाइडलाइंस इशू किया गया, टाइमलाइन फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाया गया, दोनों ही गवर्नर के लिए और प्रेसिडेंट के लिए। वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें, एक वीडियो है सेपरेटली इस पर, तो वहाँ से भी आप रेफरेंस ले सकते हैं कि वहाँ पे क्या मुद्दा था। तो अब ये बात होती है इसी दरमियान में क्या कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि प्रेसिडेंट को भी डायरेक्ट कर सकते हैं, प्रेसिडेंट के लिए भी लिमिटेशन प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो चीज़ों को समझिएगा कि आखिर ये डिबेट शुरुआत कहाँ से होती है, इसका बेस रूट काउज क्या है। तो आपको ध्यान होगा कि अपने पास गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन है, जिसको कि हम लोग इंटर गवर्नमेंटल मॉडल बोलते हैं अपने इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। लेजिस्लेचर होते हैं, एग्जीक्यूटिव होते हैं, जुडिशरी होते हैं। आपने देखा होगा क्या कि तीनों ही मिल करके कॉन्स्टिट्यूशन के नॉर्म्स को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। इंडिकेटिव वर्ड ले रहा हूँ, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। समझिएगा, अपने यहाँ जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का सिस्टम है, इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जो सिस्टम है, उसका फाउंडेशन प्रिंसिपल क्या है कि एग्जीक्यूटिव्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। जो बेसिक डेफिनेशन है वो फुली सबको क्लियर होगा वो सारी चीज़ें, क्योंकि देखिए पॉलिटी एंड गवर्नेंस है, छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो गवर्नेंस वाला चीज़ बिल्कुल सही मिस हो जाएगा। क्योंकि अपने यहाँ लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव एक ही होते हैं, जो अपनी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के फीचर्स हैं उसमें देखा होगा आपने कि ए मिनिस्टर हैज़ टू परफॉर्म डुअल रोल, यानी कि वो इज ए मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव एज वेल एज लेजिस्लेचर। तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बचता है जुडिशरी। तो अभी जो देखा होगा क्या कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट और फिर जो है अपने पास एग्जीक्यूटिव्स के स्टेटमेंट, पॉलिटिकल स्टेटमेंट, क्या कुछ रहने वाला है चीज़ों को। इससे पहले एक चीज़ और क्लियर करवा दे रहा हूँ आपको कि जो अभी मैंने बोला था कि अपना पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जो फाउंडेशन प्रिंसिपल्स है, बेडरॉक प्रिंसिपल है, वो ये बोलता है आर्टिकल 75 के थ्रू, 75 क्लाउज 3 के थ्रू, क्या कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को हाईलाइट किया जाता है, यानी कि मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा इन जनरल एंड पार्लियामेंट इन पर्टिकुलर। ध्यान में रखिएगा कि जो अपने पास दिया गया है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंश्राइन किया गया है आर्टिकल 75 क्लास 2 में, और वही है अपना पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम का फंडामेंटल प्रिंसिपल, यानी फाउंडेशन स्टोन ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम रेस्ट ऑन आर्टिकल 75 क्लास 3। तो यानी कि ये बोला गया कि एग्जीक्यूटिव तो रिस्पॉन्सिबल है अपने किए के लिए, लेकिन देखिए जो न्यूज़ में आया था वो ये भी था क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी तय नहीं की जानी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के लिए, समझ पा रहे हैं। तो ये भी हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे क्या होता है। तो फिलहाल इन सारी चीज़ों को, और एक चीज़ को और हाईलाइट करेंगे, आपने जब पढ़ा होगा बीइंग पॉलिटी स्टूडेंट, या फिर जब सिविल सर्विस की तैयारी करने के दरमियान आपने पढ़ा होगा, या फिर पेपर वगैरह के रेफरेंस से भी ले सकते हैं कि देखिए हमारा जो
पार्लियामेंट है या फिर हमारे जो जुडिशरी की पोर्शन है वो ये बोलता है, या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो वैल्यूज इंसराइन करके दी गई है उसके अकॉर्डिंग ये है कि हमारे पास पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी भी है और हमारे पास जुडिशियल सॉवरेनिटी भी है। दो लाइन को मैं ड्रॉ करना चाहूँगा, एक तरफ व्हाट इज पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड व्हाट इज जुडिशियल सॉवरेनिटी। ध्यान में रखिएगा, ये जो फीचर है पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी का, ये दिस इज टिपिकली बिलोंग टू ब्रिटिश सिस्टम, है ना। आपको ध्यान होगा कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन फॉर्म में है, देयरफॉर वहाँ की जो पार्लियामेंट्री वैल्यूज है, वहाँ की जो पार्लियामेंट को पावर मिला है वो इमेंस लेवल का मिला है। ये भी बोला जाता है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट हैज इमेंस पावर टू डू एनीथिंग, है ना, कुछ भी कर सकता है ब्रिटिश पार्लियामेंट, है ना। तो इसका क्या मतलब है कि वहाँ के जो लॉज होंगे एक्सट्रीम वैल्यू के होंगे, लॉ को कोई क्रश नहीं कर सकता है, कारण कि वहाँ पे संविधान अनरिटन फॉर्म में है। वहीं पे हम लोग देखते हैं कि यूएसए का जो एक टिपिकल फीचर है वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन ने ही जो टिपिकल फीचर बना के दिया है, स्पेसिफिक फीचर बना के दिया है, वो ये है क्या कि जुडिशियल सॉवरेनिटी को हाईलाइट किया जाता है। यानी ये भी बोला जाता है क्या कि वहाँ पे कोई भी एक ऐसा एग्जीक्यूटिव एक्शंस नहीं होते हैं जो कि बिना किसी जुडिशियल स्क्रूटनी के पास हो पाए, जुडिशियल स्क्रूटनी उस पर हावी ना हो। समझ गए ना बात, यानी कि जुडिशियल का एक्सेसिव वे में इंटरफेरेंस। तो इसी वे में आपके पास दो टर्म भी आना चाहिए, एक ये है जुडिशियल इंटरफेरेंस, जुडिशियल एक्टिविज्म, और दूसरा है जुडिशियल ओवररीच। तो ध्यान में रखिएगा कि हमारे पास जो मॉडल चुनने की बारी आई थी, क्या हम पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी रखें या फिर जुडिशियल सॉवरेनिटी रखें, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात को हाईलाइट किया गया कि इंडिया हैज अडॉप्टेड बोथ द फीचर्स, यानी कि सिंथेसिस ऑफ बोथ द फीचर्स। हमारे पास उसका मिश्रित स्वरूप है, यानी कि कभी आपने देखा होगा कि हमारी जो पॉलिटिकल हिस्ट्री, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की हिस्ट्री है, एक समय में आपको लगेगा कि पार्लियामेंट इज सुपर और वहीं पे दूसरे समय में लगेगा जुडिशरी इज सुपर। तो ये जो अनयूजुअल डिमांड है, आप कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट पास करने वाले पर्सन तो है नहीं, या किसी पॉलिटिकल पार्टी का आप स्पोक पर्सन है, ऐसा भी नहीं है, सिविल सर्विस के स्टूडेंट है, तो आपके लिए बिल्कुल न्यूट्रल में रहना या फिर कॉन्स्टिट्यूशन की इंटीग्रिटी को हाईलाइट करना इज द प्राइम इंपॉर्टेंस। हमारे यहाँ सुपरमेसी किस चीज़ की है, पार्लियामेंट की है या जुडिशियल सुपरमेसी है? हमारे यहाँ सुपरमेसी है तो कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी है, और इसी कॉन्स्टिट्यूशन ने इस बात को हाईलाइट करके रखा हुआ है या कि वी हैव अडॉप्टेड द मॉडल ऑफ सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी और जुडिशियल सॉवरेनिटी, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सॉवरेनिटी। समझ गए ना बात को, ये चीज़ भी क्लियर हो जाता है, यानी कि हमारा आंसर कहीं भी किसी भी एक पर्टिकुलर को फेवर नहीं करेगा, रेदर जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हाईलाइट करके रखा उसी को करेंगे। अब आ जाते हैं बातों को, अब आ जाते हैं प्रोविजंस को समझने की कोशिश करते हैं। आर्टिकल 142 क्या है? आर्टिकल 142 इमेंस पावर देता है, एब्सोल्यूट पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को, इस बात को लेकर के क्या कि उसको अगर लगे, सुप्रीम कोर्ट की लगे क्या कि बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स, और केस का नेचर ऐसा है, सब कुछ को देखते हुए कि उसको लगे कंप्लीट जस्टिस, पूर्ण न्याय दिलाने में अप टू एनी एक्सटेंट, जिस भी एक्सटेंट पे जाने की जरूरत पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट को, तो सुप्रीम कोर्ट उसको हाईलाइट कर सकता है ना। अभी देखिएगा, हम कुछ एग्जांपल्स इसको समझ सकते हैं आर्टिकल 142 के नाम्स को। भोपाल गैस ट्रेजेडी होती है 1984 में, और भोपाल गैस ट्रेजेडी में जो कंपनी इन्वॉल्व थी दैट वाज यूनियन कार्बाइड कंपनी, यूएसए की कंपनी थी, फर्टिलाइजर कंपनी थी। अब देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने उस कंपनी पे फाइन इम्पोज कर दिया, कितना ह्यूज फाइन लगाया जाता है in the backdrop of, in the wake of Bhopal gas tragedy, that was fine of $740 million US। तो समझ पा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसा फाइन इम्पोज करना उस कंपनी पे क्या इंडिया और यूएसए के बायलैटरल रिलेशन को इम्पैक्ट नहीं डालेगा? सर्टेनली डालता है, बट सुप्रीम कोर्ट अपने इस पावर को यूज करके, सुप्रीम कोर्ट ने इंडिविजुअल्स के फंडामेंटल राइट्स को मतलब जो अपनी सोसाइटल हार्मोनी, सोसाइटल जो ऑर्डर है उसको मेंटेन करते हुए लोगों का जो लॉस हुआ, ह्यूमन लॉस हुआ, उन सबको हाईलाइट करते हुए अपने पावर को एक्सरसाइज किया आर्टिकल 142 के अंदर में। क्यों? ताकि पर्सन को जो भी इंसिडेंट हुए उसके एवज में कंप्लीट जस्टिस मिल सके। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एम्बिगुअस चीज़ बना देता है कि ये पावर कभी कभी ऐसा भी शो होता है या भी ऐसा भी रिफ्लेक्ट होता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट आर्बिट्रेरी हो गया इस पावर को एक्सरसाइज करने में। बिल्कुल एक डाइल्यूट सी लाइन है चीज़ों को समझने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट को भी क्यों ना, क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्टर कौन है, इस कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन कौन है, इंडिविजुअल्स के फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्टर कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल इंटरप्रेटर कौन है। समझ गए? ये सारे पावर्स मिले हैं सुप्रीम कोर्ट को, और ये चीज़ें जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर जो डिफरेंट वेरियस प्रोविजंस हैं थ्रू विच वी केम टू नो दैट कि जो सुपर जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी है, जुडिशरी का जो ऑटोनोमस फंक्शनिंग है,
दैट बिकम्स वेरी पर्टिनेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी। समझ गए बात को? तो ये एक अंडरलाइन एक यूनिवर्सल वैल्यू है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को समझने के लिए। तो कैसे वर्ड्स को यूज करना है, तो होपफुली आर्टिकल 142 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं बात हम लोग आर्टिकल 145 का जिक्र क्यों होता है। आर्टिकल 145 को समझने से पहले देखिए एक चीज़ को हम लोग हाईलाइट करना चाहेंगे कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस कब आए हैं, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस आपको ध्यान होगा कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 एंड इट गॉट इम्प्लीमेंटेड ऑन द डे ऑफ 26 जनवरी 1950। तो जो संविधान के प्रोविजन है उसको लागू होने का दिवस 26 जनवरी को रखा गया तब। और इधर अपना सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट डे कब है, सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट मीटिंग कब हो जाती है, 28 जनवरी 1950। तब से लेकर के, है ना, तब से लेकर के अब तक का प्रोविजन, यानी आर्टिकल 145 क्लाउज 3 में ये प्रोविजंस है क्या कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है उस पे जो बेंच कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी, जजेज ऑफ बेंच कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी, कम से कम कितने होने चाहिए, 5 के बारे में बोला गया है। यहाँ पे मैं आपका एटेंशन ड्रॉ करना चाहूँगा। देखिए पार्लियामेंट के पास पावर है टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस, है ना। पार्लियामेंट यहाँ पे रेगुलेटरी पावर लेके चलता है कि जजेस के स्ट्रेंथ को रेगुलेट करने के लिए लॉज बना सकता है, और लॉज भी बनाया गया 1956 में, है ना, द नंबर ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एक्ट 1956। इसके थ्रू नंबर ऑफ जजेस बढ़ाया गया। तो जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ था एट दैट टाइम देवर 8 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, है ना, इंक्लूडिंग CJI। बट आज के डेट में क्या है हमारे पास, 2025 में हम लोग चलते हैं कितने जज हैं हमारे पास, इंक्लूडिंग CJI 34 जज हैं। तो क्या ये जो 5 जज का जो मिनिमम बेंच कंस्टिट्यूट करने के लिए बोला गया था, तब तो बात थी 1950 की ना, और अब बात है 2025 में। 2000 आपको इससे पहले थोड़ा लेके चलते हैं, 2019 में अमेंडमेंट हुआ है लास्ट इस लॉ का, और इसी अमेंडमेंट के थ्रू यानी कि 2019 के अंदर 2019 में अमेंडमेंट करके जज के स्ट्रेंथ को कितना किया गया सुप्रीम कोर्ट के लिए, 34। तो कहीं ना कहीं डिस्कशन शुड बी लाई अराउंड दिस, क्या कि तब तो जज थे 8 और अभी जज हैं 34। तो क्या मिनिमम 5 का जो प्रोविजन रखा गया रैशनल है आज के पर्सपेक्टिव में, तो ये भी बात। तो आर्टिकल 145 का भी मैटर क्लियर हो जाता है अपने पास। क्लाउज 3 में ही स्पेसिफिकली बोला गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पे कम से कम कितने जज का बेंच कॉन्स्टिट्यूट होना चाहिए, 5 है आंसर। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग आर्टिकल 118। अब ये बोला गया, देखिए जो हमारे MP हैं जिन्होंने स्टेटमेंट हादसा पास किया उनके द्वारा ये बोलना कि सुप्रीम कोर्ट जो है अब संसद का भी काम करेगा और राज्य विधानमंडल का भी काम करेगा। समझ पा रहे हैं बातों को, क्योंकि उन्होंने ऐसा हार्ड स्टेटमेंट दिया इस एवज में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेरेंस, या उनको ऐसा लग रहा होगा जुडिशियल ओवर रीचिंग वाली बात है। एक्चुअली इस एक्शंस के थ्रू, इन सारे स्टेटमेंट के थ्रू हम लोग अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे क्यों ऐसा बोला जा रहा है। क्योंकि पार्लियामेंट का अपना प्रिविलेज है। पार्लियामेंट के अंदर में आपने देखा होगा कि 2 हाउस का मैकेनिज्म है, यानी कि राज्यसभा एज अपर हाउस और लोकसभा एज लोअर हाउस। इन दोनों हाउस का भी प्रिविलेज है। उस हाउस का प्रिविलेज को कहाँ पे मेंटेन किया गया, आर्टिकल 118 के अंदर मेंटेन किया गया। ये बोला गया रिगार्डिंग कोड एंड कंडक्ट एंड द रूल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ द हाउस। दोनों ही हाउस के पास पावर है कि रूल्स एंड प्रोसीजर्स के लिए नियम बना सके, है ना, मतलब कोड ऑफ कंडक्ट को मेंटेन करने के लिए नियम बना सके। दोनों ही हाउस, चाहे वो राज्यसभा की बात हो या फिर लोकसभा की बात हो। समझ गए बात? तो इसका भी क्लियर हो जा रहा है। आर्टिकल 121 पे चलते हैं। आर्टिकल 121 के अंदर में ये बोला गया है कि जो पार्लियामेंट जो जुडिशरी की प्रोसीडिंग्स होगी, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होगी रिगार्डिंग प्रोवाइडिंग जजमेंट डिग्री, है ना, तो इन सब को यानी कि जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कैन नॉट बी डिस्कस्ड इन पार्लियामेंट। यानी कि जुडिशरी को भी प्रिविलेज दिया गया कि जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को हम पार्लियामेंट के अंदर में डिस्कस नहीं कर सकते हैं। तो वो कहाँ पे है आपको, आर्टिकल 121 के अंदर में। और यही चीज़ पावर थोड़ा करस्पॉन्डिंग वे में आर्टिकल 122 क्या बोलता है कि इन द सेम वे एज लाइक आर्टिकल 121 पार्लियामेंट की भी प्रोसीडिंग्स जो है उसको हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते आउटसाइड पार्लियामेंट। इसी से रिलेटेड एक मजेदार वाक्य मैं बताता हूँ आपको। बेसिक स्ट्रक्चर पे भी कभी कभार क्वेश्चंस होते रहे। बेसिक स्ट्रक्चर, जब अपने फॉर्मर CJI जो है डी वाई चंद्रचूड़ साहब जब उनका टेन्योर था चल रहा था, और इससे पहले जो रंजन गोगोई साहब जो CJI थे, तो अभी तो हालांकि राज्यसभा मेंबर हैं, अब वो पॉलिटिकल लीडर हो चुके हैं। तो जब उनसे पूछा गया, संसद में पूछा गया क्या कि आप तो फॉर्मर CJI रह चुके हैं, तो
आपको लगता है क्या कि देयर मस्ट बी क्वेश्चन ओवर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? होपफुली ये टर्म्स क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत बड़ा पावर मिल जाता है टू नलिफाई ए लॉ, टू नलिफाई ए प्रोविजन, है ना। उसका आधार क्या होगा? बेसिक स्ट्रक्चर ही होगा कि कौन सा प्रोविजन संविधान के मूल ढांचे के अंदर में चुनित है, और ये भी आइडेंटिफाई करने का पावर किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के ही पास है। और इसी का हम लोग ओरिजिनेशन देखते हैं केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस 1973। वापस आते हैं कि हुआ क्या था, यानी कि रंजन गोगोई के हिसाब से जब ये पूछा गया तो उन्होंने एडमिट किया। मजेदार बात ये भी है क्योंकि चूंकि अब वो पॉलिटिकल लीडर हो चुके थे, तो दैट्स वाई उन्होंने बोला कि यस देयर शुड बी क्वेश्चन ओवर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान में रखिएगा, अब वो फॉर्मर सीजीआई की हैसियत से नहीं बोल रहे हैं, अब वो बोल रहे हैं एक पॉलिटिकल लीडर की हैसियत से। सेम चीज़ को जब जो तत्कालीन जो सीजीआई थे अपने, उनसे पूछा गया, यानी डी वाई चंद्रचूड़ साहब से पूछा गया, और उन्होंने देखिए क्या खूबी से आंसर दिया इसका। उन्होंने ये बोला कि प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट बी डिस्कस्ड आउटसाइड ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट के जो प्रिविलेज हैं कहाँ पे इंश्योर की गई है? आर्टिकल 122 के अंदर में इंश्योर की गई है। तो आपको ये भी बात समझना पड़ेगा, आर्टिकल 122 का भी जिक्र क्यों होता है। चीज़ें चलती रहेंगी, है ना, बट अपने काम की जो चीज़ें हैं उसको हाईलाइट करना। एक और भी हम लोग बात, यानी कि आपने कलेक्टिव प्रिविलेज के तौर पे भी देखा कि पार्लियामेंट के पास कलेक्टिव प्रिविलेज है, हाउस के पास अपना प्रिविलेज है, उसी टाइप से इंडिविजुअल्स। अब बात ये आती है क्या कि निशिकांत दुबे था नाम है उनका नाम, और उन्होंने ये स्टेटमेंट पास किया, और ये काफ़ी मीडिया में आने लगा कि हो सकता है उस एमपी को जो इन्होंने ऐसा बोला, क्या उनका डिस्क्वालिफिकेशन भी हो सकता है, या फिर उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के एवज में जेल भी हो सकती है ना, क्या उनकी सदस्यता रद्द भी की जा सकती है ना। अब ये देखा जाता है, तो ये भी क्वेश्चन पैरेलल होने लगा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनके कुछ अपने प्रिविलेज हैं, तो समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है। तो जो इंडिविजुअली है, यानी कि देखिएगा जो प्रिविलेज की बात होती है यहाँ पे दो वे में हम लोग देखते हैं, एक इंडिविजुअल प्रिविलेज जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को है मिले हैं, और एक कलेक्टिव प्रिविलेज जो कि हाउस के तौर पे या पार्लियामेंट को दिया गया है। तो जैसे आर्टिकल 122 का जिक्र हुआ, आर्टिकल 121 का जिक्र होता है, 118 का जिक्र होता है, यहाँ पे ये दोनों ही प्रोविजन जो आर्टिकल 105 और 194, चूंकि ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए है और ये मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के लिए, शॉर्ट लिख रहा हूँ ध्यान में रखिएगा, इंडिविजुअल के लिए गवर्न करता है। यानी कि ये बोला जाता है कि मेंबर्स आर नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट ऑफ लॉ, किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में ये आंसरेबल नहीं है। किस पर्पज से? इसलिए जो इनकी वोटिंग होती है या इन्होंने जो हाउस में डिस्कशन किया उसको लेकर के, है ना, या फिर ये है कि जब हाउस का सेशन चल रहा हो 40 डेज बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द सेशन एंड 40 डेज देयर आफ्टर प्रोरोगेशन ऑफ सेशन, इनका सिविल जो है, इनको सिविल कन्विक्शन इनका नहीं हो सकता है ना। हालांकि ध्यान में रखिएगा ये भी चीज़ें डिबेट की होती है कि क्या क्रिमिनल ऑफेंस के लिए भी इनका कन्विक्शन नहीं है। तो एज डिक्लेयर बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने बोला कि नो, है ना, जो अपने प्रोविजंस हैं पहले कि उसके अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक इनका कन्विक्शन नहीं हो सकता है। किस बेसिस पे? सिविल केसेस के बेसिस पे, बट क्रिमिनल केसेस के मैटर पे दे आर अलाउड। समझ गए? लिमिटेशंस क्या होती है, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए हो जाएगा, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के लिए हो जाएगा। वहीं पे एक और आर्टिकल को हाईलाइट करना चाहेंगे, आर्टिकल 129, ये बोलता है सुप्रीम कोर्ट एज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। देखिए सुप्रीम कोर्ट की जो भी जजमेंट होती है, डिग्री है, ऑर्डर है ना, डिसीजंस वगैरह होते हैं, दे आर केप्ट एज परपेचुअल मेमोरी, सतत मेमोरी के तौर पे रखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी लीगल वैल्यूज है, एविडेंटरी वैल्यूज है, ये यूज किए जाते हैं। आपने देखा होगा डिफरेंट लॉयर्स के केस में कि रेफरेंस लेते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी एक एविडेंटरी वैल्यूज है ना। सो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के तौर पे ये एक्ट होता है। और क्या किसी इंडिविजुअल के पास, चाहे वो पर्सन हो या फिर सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही क्यों ना हो, क्या सुप्रीम कोर्ट की कोई भी जजमेंट या सुप्रीम कोर्ट की जो मान मर्यादा है उसको ठेस पहुंचा सकता है? और उसके बदले में सुप्रीम कोर्ट के पास क्या इंस्ट्रूमेंट है? तो ये वही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जिक्र होता है। तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नलिफाई करने की कोशिश करना, ओवरराइड करने की कोशिश करना, तो कोर्ट बदले में क्या करता है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के भी चार्जेस फ्रेम करवा सकता है। रूल अपने पास पार्लियामेंट्री रूल ही एप्लीकेबल होगा। ध्यान में रखिएगा कि क्या आज तक कभी ऐसा हुआ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के हिस्ट्री में क्या कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बेसिस पे भी डिस्क्वालिफिकेशन कर दिया गया हो सिटिंग एमपी का? आज तक नहीं हुआ है। बट वंस इट वाज यूज्ड इन 1970
एट दैट टाइम देयर वाज चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला जो नंबूदिरिपद थे साहब, उनके ऊपर में 50 रुपये का फाइन यूज़ किया गया। एक्चुअली क्या है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दो एवज में बनता है, एक सिविल कंटेम्प्ट है ना और एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट। दोनों ही केसेस में सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दोनों ही ऑफेंसेस के लिए, सिविल के लिए, क्रिमिनल के लिए जो प्रोविजंस है मैक्सिमम वो है आपका 6 महीने तक का इम्प्रिजनमेंट, 6 महीने तक की कैद हो सकती है, या फिर 2000 तक का पिक्यूनियरी लॉस मतलब फाइन किया जा सकता है 2000 रुपये, या फिर दोनों ही किया जा सकता है। समझ गए? तो ये प्रोविजन है। तो आपने देखा होगा कि कन्विक्शन कितना है, कन्विक्शन कितने टाइम के लिए मैक्सिमम किया जा सकता है, 6 महीने के लिए। अब बात आती है डिस्क्वालिफिकेशन की, कि मेंबर ऑफ जो पार्लियामेंट है या फिर स्टेट लेजिस्लेचर है उनके डिस्क्वालिफिकेशन के रिलेटेड क्या प्रोविजन है, थोड़ा शॉर्ट में जल्दी बता देता। आपने देखा होगा अपने पास 10th शेड्यूल का प्रोविजन है, ये भी आपको डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात करता है, यानी डिस्क्वालिफिकेशन ड्यू टू डिफेक्शन। और डिफेक्शन क्या है? पार्टी में अदल बदल, यानी कि जो कुछ ग्रुप जो है अपनी पार्टी को छोड़ करके दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में मर्ज होते हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक्सेप्शन को भी हाईलाइट किया गया है, वो है आपका 2/3 एंड कंडीशन एप्लीकेबल इज दैट ग्रुप हु इज मूविंग दैट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज सेपरेट आइडेंटिटी। वो जो 2/3 मेजोरिटी के साथ मूव कर रहे हैं, तो जो मूव कर रहे हैं और जो पर्सन बच गए, जितनी मेजोरिटी बच गई, दोनों में से कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन किसी का भी नहीं होगा। कंडीशन इज दैट की सेपरेट आइडेंटिटी ट्रीट नहीं होनी चाहिए। इसको हम महाराष्ट्र वाले एग्जांपल से समझ सकते हैं। तो अब हो गया 10th शेड्यूल। आपने देखा होगा कि वी हैव प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 102 एंड 191। 191 एप्लीकेबल है स्टेट लेजिस्लेचर के लिए और ये एप्लीकेबल हो जाएगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, जहाँ पे कि वेरियस प्रोविजन है इसके डिफरेंट क्लाउज के थ्रू। ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। 5 क्लाउज है दोनों ही आर्टिकल के अंदर में, 102 एंड 191, जिसमें कि आपने देखा होगा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट गेन करने के आधार पे, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के आधार पे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। साउंड माइंड का नहीं है उसके आधार पे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। सिटीजनशिप लूज कर जाए उसके आधार पे किया जा सकता है। बैंकरप्ट हो जाए उसके आधार पे किया जा सकता है। और तो और क्लाउज ई के अंदर में दोनों ही आर्टिकल 102 एंड 191 के क्लाउज ई के में जो प्रोविजन दिया गया है कि पार्लियामेंट को अगर कुछ लगेगा तो पार्लियामेंट डिस्क्वालिफिकेशन रिलेटेड लॉज बना सकता है। अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट हैज इनैक्टेड ए लॉ, उसका नाम था, शॉर्ट लिख रहा हूँ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। समझ गए? आरपीए 1951 का प्रोविजन कम्स इनटू प्ले। और इसके पास क्या प्रोविजन है? ये बहुत ही सेंसिटिव लॉ है। ड्यूरिंग इलेक्शन आपने देखा होगा कि कैसे ये लॉ एक्सरसाइज होता है। प्रोविजन हार्ड है, पावरफुल होते हैं। तो इसके अंदर में प्रोविजन है कि अगर कोई सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या फिर स्टेट लेजिस्लेचर है, अगर उनका कन्विक्शन 2 या 2 साल से ज़्यादा की हो जाती है, ध्यान रखिएगा, कन्विक्शन अगर 2 या 2 साल से ज़्यादा की हो जाती है तो उनकी मेंबरशिप खत्म की जाती है। उनकी मेंबरशिप, उनका जो मेंबरशिप है उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। कंडीशन इज दैट कि कितना, 2 या 2 से ज़्यादा साल के लिए। एग्जाम्पल आपने देखा होगा राहुल गांधी जी का कुछ टाइम पहले जो लास्ट लोकसभा था, यानी 17th लोकसभा में जब हाईलाइट हुई थी चीज़ें, वो था। तो अब देखिएगा यहाँ पे मैक्सिमम कंटेम्प्ट में जो मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट है कितने महीने का? 6 महीने का। क्या 6 महीने का प्रोविजन का है कोई आधार कि जिसके आधार पर डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं? नो। यानी कि क्रिमिनल ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस के आधार पे है ना, या फिर जो भी चार्जेस फ्रेम होंगे, कम से कम सजा कितनी होनी चाहिए? 2 साल कम से कम, है ना। तो इन सब के आधार पे हम लोग डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। तो देखिए क्या है चीज़ें, कैसे रिलेट करनी है। आर्टिकल 142 का पावर कैसे सुप्रीम कोर्ट को इमेंस पावर प्रोवाइड करवाता है टू डू कंप्लीट जस्टिस। 145 जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पे जजेस के स्ट्रेंथ, जो जजेस का बेंच को कॉन्स्टिट्यूट करने की बात की गई है आर्टिकल, इसका रिलेशन आज रैशनलिटी क्या है प्रोविजन का। आर्टिकल 118 कैसे दोनों हाउस को अपने रूल्स एंड प्रोसीजर्स बनाने की पावर देता है। आर्टिकल 121 जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है कैसे उसको प्रिविलेज दिया गया है। आर्टिकल 122 में सिमिलर में पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स क्या है, एंड आर्टिकल 105 और 94 क्या एप्लीकेबल है ना, कि इंडिविजुअल्स जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर है उनको क्या प्रिविलेज मिला हुआ है। वही आर्टिकल 129 और जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला है उसको भी जिक्र कर लेना जरूरत है, क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड मैटर आते हैं। आप देखिए क्या है कि अपने को ये ध्यान में रखना है कि हम मीडिया चैनल नहीं चला रहे हैं। जो अपने पॉलिटी एंड गवर्नेंस का सब्जेक्ट है उसके जो मूल बिंदु हैं उनको समझना। अपने बीइंग सिविल सर्विस स्टूडेंट आपको एक एनालिटिकल एबिलिटी डेवलप करनी है। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। पेपर का क्रक्स निकालना पड़ेगा, पेपर पढ़ना पड़ेगा। कोई पर्टिकुलर न्यूज़ को फॉलो मत करिए,
जो अपने स्टैंडर्ड पेपर हैं आज के डेट में, द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, इनको ही फॉलो करिए, है ना। और जो चीज़ों का इन चीज़ों को पढ़ना है, जो चीज़ें हो रही है ऑनगोइंग, अपनी लिमिटेशंस को भी पहचानिए कि आंसर राइटिंग या फिर जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपकी एक्सेंट क्या है बोलने की, आपकी ऑथोरिटी क्या है, आप किस लेवल तक बोल सकते हैं, है ना। आप डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का कहीं डेरोगेशन में तो नहीं ला दे रहे हैं, है ना, कुछ भी बोल करके। तो ध्यान में रखिएगा ये सारी चीज़ें। तो मेरे ख्याल से जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, जब तक चीज़ों को आप समझ नहीं पाएंगे, और समझ इस वजह से चाहिए आपको क्योंकि आप सिविल सर्विस का एग्जाम दे रहे हैं, आपके पास पीटी है, आपके पास मेंस है और इंटरव्यू है। तो अगर सब कुछ कंसेप्ट क्लियर रहता है तो आप तीनों ही लेवल पे चैंपियन वाली फीलिंग ले पाते हैं और कॉन्फिडेंट रहेंगे, जो कि बैकग्राउंड में आपने वर्क की हुई है। बट जो करंट की चीज़ें चलती है, कैसे आपको उसमें रिड्यूस करना है, ये वीडियो खास करके इसलिए ही बनाया गया था कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था और सारे स्टूडेंट्स बोल भी रहे थे कि जो ऑनगोइंग चीज़ें चल रही है उसके रिगार्डिंग आप एक वीडियो बना दीजिए, सो दैट हमें समझने में आसानी हो और हमारी तैयारी को एक बूस्ट मिले। तो इन्हीं बातों के साथ मैं खत्म कर रहा हूँ। थैंक यू, जय हिंद। Hit the like button and subscribe the channel for such updates.